भारत सरकार की तरफ से कल अगले वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत होने वाला है, जहां बजट में देश भर से जुड़े हुए विषयों और प्राथमिकताओं पर बजट के द्वारा विशेष ध्यान आकर्षित होगा। वहां हमारी अपेक्षा प्राकृतिक खेती के प्रमोशन और इसकी रिसर्च के लिए भी है। जैसा हम सबके ध्यान में है, 2023-24 में भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का गठन किया। प्राकृतिक खेती के लिए विशेष रूप से हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करें। अभी नौनी विश्वविद्यालय 4 ऐसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो प्राकृतिक खेती आधारित किसानों पर है, और उसमें से एक विशेषकर महिला किसान ही उसका जो मैनेजमेंट है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, सीईओ से लेकर जितने भी इसके रैंक्स हैं डाउन द लाइन, सबको महिलाएं उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो इन 10,000 में से विशेषकर कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस प्राकृतिक खेती के किसानों पर आधारित हो, और उसकी जो कंप्लाइंसेस हैं वो भी बाकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से अलग होंगी, क्योंकि इनको सीड नहीं बेचना है। जितना भी सीड मार्केट में अवेलेबल है, अगर बेचेंगे तो हमारा जो स्थानीय बीज यहाँ का रहा है, अलग अलग क्षेत्रों का पारंपरिक जो बीज रहा है उस पर काम करेंगे। इनको केमिकल नहीं खरीदना है ना बेचना है, इनको खाद ना खरीदनी है ना बेचनी है। इसलिए मेरा एक आग्रह और रहेगा कि इन प्राकृतिक खेती के किसानों पर आधारित जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हम खड़ी कर रहे हैं, इनका जो सपोर्ट का प्रावधान है, जो अलग अलग संस्थाएं जैसे नबार्ड करता है, स्मॉल फार्मर एग्रो कंसोर्शियम करता है, ऐसी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट करती हैं, ये 3 साल से बढ़ाकर हमें तो आवश्यकता लगती है कि 8 साल तक सहायता का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि एक कंपनी एक किसान को किसान रहते हुए उसको मैनेजमेंट में लाना, किसान रहते हुए उसको फाइनेंशियली ट्रेंड करना, किसान रहते हुए उसको गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस के अलग अलग जो नियम कानून है उसके लिए ट्रेंड करना, तो धीरे धीरे जब उसको कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में लाएंगे, कंपनी के फॉर्मेट में लाएंगे, तो 3 साल की सपोर्ट बहुत छोटी सपोर्ट है। क्योंकि सबसे पहला काम किसान के समूह को रिटेन करना है। तो किसान का समूह तब रिटेन होगा जब ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किसान को ये लगे कि जो मेरी कंपनी काम कर रही है, इसका मैं डाउन द लाइन कितना उसको प्रॉफिट उसको दे रहा हूँ, उसको एज इंडिविजुअल कितना मिलता था, और ग्रुप के माध्यम से और ग्रुप से होते हुए क्लस्टर और फाइनली जो एफपीसी का फॉर्मेट आया उसमें आकर उसको ट्रांसपेरेंट रूप से उसको पैसा कितना फाइनल मार्केट में बिका और उसको कितना मिला। जो हमारी अपेक्षा है कि 65% 68% तक उसको आना चाहिए, ये उसको मिला कि नहीं मिला। जब तक ये विश्वास नहीं दिलाएंगे, किसान उस कंपनी का मेंबर बनने में उसको थोड़ा झिझक रहेगी। बाद अनुरोध रहेगा और एक अपेक्षा रहेगी कि लगभग 8 साल तक प्राकृतिक खेती आधारित फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट सिस्टम हमें देना चाहिए, तब जाकर ये स्थिर रूप से सस्टेनेबल रूप से अपने काम को आगे कर पाएंगे। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती पे जितने कोर्सेज बन रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी के माध्यम से स्कूल में बनते हैं, चाहे आईसीआर के माध्यम से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए बन रहे हैं, उसकी देश भर की कमेटियों के सदस्य होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि इन कोर्सेज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी विश्वविद्यालयों को कुछ सहायता की ज़रूरत रहती है। तो एजुकेशन सिस्टम को हम चाहे डिप्लोमा कोर्सेज हों, सर्टिफिकेट कोर्सेज हों, और उसके बाद डिग्री कोर्सेज और रिसर्च के जो इश्यूज़ हैं उसमें एक विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। तो नेशनल मिशन के अंतर्गत देश की माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 2019-20 में भी एक विशेष प्रावधान का बजट का एक अनाउंसमेंट हुई थी। तो उसी अनाउंसमेंट के माध्यम से प्राकृतिक खेती को देश भर में, क्योंकि आने वाला जो समय है वो फूड का नहीं, सफिशिएंट फूड का नहीं, न्यूट्रिशनल फूड का समय है। आने वाला जो समय है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम कैसे अपनी एक्टिविटी को प्राकृतिक खेती के माध्यम से अलाइन कर सकते हैं। उसमें सेफ वाटर है, न्यूट्रिशनल फूड है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वीमेन राइट्स हैं, ऐसे अलग अलग जो 17 एसडीजीज़ हैं उसमें से 7 एसडीजीज़ को सीधा सीधा प्राकृतिक खेती अलाइन करती है। प्राकृतिक खेती सिर्फ किसान की आमदन को नहीं बढ़ाती, उसके कॉस्ट को कट करती है, जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है।
जो प्राकृतिक खेती है ये ज़मीन की उर्वरा शक्ति को, ज़मीन के पीएच को मेंटेन करती है, ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाती है, यानी फसल दर फसल जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती जाती है। आज पानी की गंभीर समस्या से पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है, परंतु प्राकृतिक खेती एक अद्भुत रूप से 60 से 70% ज़मीन के पानी की खपत को कम करती है। आज हम डाइवर्स फूड और न्यूट्रिशनल फूड और फूड बास्केट की बात करते हैं, तो प्राकृतिक खेती डाइवर्स फूड, मिक्स्ड फूड इसका प्रबंध करती है। आज हम नेचुरल एनिमीज़ जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें से पॉलिनेटर्स और नेचुरल एनिमीज़ एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो एक थ्रेटन लेवल पर आ गए हैं ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स। तो प्राकृतिक खेती इन पॉलिनेटर्स को बढ़ाती है। तो बायोडाइवर्सिटी को ज़मीन के नीचे नहीं, ज़मीन के ऊपर भी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाती है। प्राकृतिक खेती एटमॉस्फेरिक वाटर जितना ह्यूमिडिटी अवेलेबल है 30% ह्यूमिडिटी से भी वाटर को एक्सट्रैक्ट करके ज़मीन में डालती है। तो इसलिए प्राकृतिक खेती की महत्ता को देखते हुए आज देश भर में जितना इसका प्रचार हो रहा है और जैसे विश्वविद्यालय स्तर पर इसका अनुसंधान, इसका एजुकेशन और इसका एक्सटेंशन का काम चल रहा है, इसे विशेष बजट का एक प्रावधान की आवश्यकता है ताकि इस काम को और गति मिल सके और इस काम को हम ले जाते हुए अगले आने वाले 2030 तक, जैसे एक अपेक्षा है कि 20% भारतवर्ष की भूमि को प्राकृतिक खेती में बदलना है। और जैसा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा जो गांव है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर हमारा ग्राम बने। तो आत्मनिर्भर ग्राम को बदलने के लिए एक ही मात्र ही साधन है प्राकृतिक खेती। इसलिए प्राकृतिक खेती जितना बजट के माध्यम से इसको सपोर्ट मिलेगी, इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर एजुकेशन में हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर 3.0, एग्रीकल्चर 4.0, 5.0 पे हमने कैसे धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ना है। दो आवश्यकताएं बहुत आवश्यक है। आज का जो एक गंभीर मुद्दा हम सबके सामने है कि कोई भी कृषि स्नातक जो है वो कृषि नहीं करना चाहता। वो कृषि इसलिए नहीं करना चाहता कि हमें जो पारंपरिक कृषि है उसको स्मार्ट कृषि में बदलना है। तो स्मार्ट कृषि में बदलने के लिए आज ड्रोन का एक भारत सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान चला है। तो कैसे ड्रोन को हम एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बना सकते हैं। विश्वविद्यालयों ने अपने स्तर पे इस पर रिसर्च शुरू कर दिया है। कैसे जो डिफरेंट हम इनपुट्स क्रॉप्स में देते हैं उस इनपुट्स की एफिकेसी, उसकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करें। एआई का एक बहुत बड़ा रोल आज मॉडर्न एग्रीकल्चर में है। विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोगों ने भी ऐसे ऐप पे काम कर रहे हैं कि घर बैठे किसान कैसे अपने मोबाइल के माध्यम से जो पत्ते में, उसके पौधे के तने में, उसके पौधे के पत्ते में, उसके पौधे के फल में उसको कौन सा सिम्टम लगता है, मोबाइल से स्कैन करेगा। मोबाइल उसको कैसे उस डिज़ीज़ का नाम देगा। उस डिज़ीज़ के नाम देते देते उसकी ऑप्शन सामने आ जाएंगी कि कौन कौन इसके लिए रिकमेंडेड आपकी जो प्रोटेक्टेंट हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। एआई के माध्यम से प्रेडिक्शंस क्या है, एआई के माध्यम से हमारा जो प्रोडक्टिव यील्ड है वो कितनी आ सकती है। बट इस सारे सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए विश्वविद्यालयों को, देश भर के विश्वविद्यालयों को जो इस काम में आगे बढ़े हैं उनको भी एक विशेष बजट की दरकार होगी। अगर इसमें बजट होगा तो एजुकेशन, जो आज की एग्रीकल्चर एजुकेशन है या जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे स्वरोजगार के लिए सीधा, जो हमारा ग्रेजुएट है उस ग्रेजुएट के लिए को हम स्वरोजगार के लिए, ताकि छोटी लैंड पर क्रॉप इंटेंसिफिकेशन के माध्यम से, कटिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से और हाईटेक करके कैसे एक स्मार्ट प्रोफेशन इसको दें। तो स्वरोजगार का एक साधन, एक स्मार्ट साधन, स्मार्ट एक वे ऑफ जो हमारा लेवलीहुड है, इसमें इसको कन्वर्ट करने में हम सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।